हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम ग्रीक पॉलिटिकल थॉट के बारे में जानेंगे और अगली क्लास में मैं आपको रोमन पॉलिटिकल थॉट के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो जो ग्रीक पॉलिटिकल थॉट है ये सबसे एंशियंट पॉलिटिकल थॉट माना जाता है। तो जब पॉलिटिकल थॉट्स की शुरुआत हुई थी, जब तो उनमें सबसे जो एंशियंट था वो ग्रीक पॉलिटिकल थॉट माना जाता है, जिसमें थिंकर्स कौन आते हैं? सोक्रेटिस आते हैं, प्लेटो आते हैं, एरिस्टोटल आते हैं, ये थिंकर्स इसमें आते हैं। ठीक है, तो जो इनके टाइम में जो इनके टाइम में इनका जो सोचने का तरीका था, ये क्या सोचते थे, किस तरह का उस टाइम जो परिस्थितियाँ थी, किस तरीके से वहाँ उस टाइम के जो थिंकर्स थे उन लोगों ने डिसीजन लिए, वो इसमें आता है। ठीक है, तो तो जो ग्रीक पॉलिटिकल थॉट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम इस क्लास में देखते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले क्या है कि उस टाइम क्या था, उन लोगों ने फोकस किया था किस पे? सिटी स्टेट पे फोकस किया था। जो सिटी स्टेट था, सिटी स्टेट जिसे ग्रीक लैंग्वेज में पॉलिस कहा जाता है, पॉलिस कहते हैं, उस पर फोकस किया था इन्होंने। ठीक है, जो सिटी स्टेट, तो सिटी स्टेट क्या था? जैसे आज के टाइम में जैसे हमारा इंडिया कितना बड़ा है, उस तरीके से इतने बड़े नहीं थे, ना ही राजस्थान जितना कोई बड़ा था, या कोई दिल्ली जितना है, या मतलब इतने बड़े बड़े नहीं थे। ठीक है, कोई भी जैसे हमारे जो स्टेट्स हैं जितने भी, उतने बड़े बड़े नहीं थे, क्योंकि वो छोटे छोटे थे, काफ़ी कम लोग रहा करते थे। छोटी छोटी सिटीज़, जैसे छोटी छोटी सिटीज़ है उस तरीके से सिटी स्टेट थे, और वही उनका पूरा स्टेट था, राज्य था, और वो उसमें ही एडमिनिस्ट्रेशन उनका चलता था। और पास पास में बहुत सारे सिटी स्टेट्स रहा करते थे उस टाइम, जिन्हें वो पोलिस कहा करते थे। ठीक है, तो बहुत बड़े नहीं थे जैसे आज के टाइम में है, वैसे नहीं था। तो उस टाइम किस पे फोकस था? सिटी स्टेट पे फोकस था, सिटी स्टेट पे फोकस हुआ करते थे। ठीक है, ये उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, एक हो गया। दूसरा है कि उनका जो नॉर्मेटिव और आइडियलिस्टिक अप्रोच थी, मतलब वो किस पे फोकस करते थे? इस पर नहीं कि जो उस टाइम सिचुएशन थी, जैसा उनका राज्य था, जो जो परिस्थितियाँ थी, उन पर फोकस करने की बजाय वो नॉर्मेटिव थिंकिंग या आइडियलिस्टिक अप्रोच रखते थे। मतलब कि व्हाट शुड बी पे फोकस करते थे कि आगे फ्यूचर में क्या होना चाहिए, आगे मतलब किस तरीके से कोई एक आइडियल स्टेट बन सकता है। जैसे आपने प्लेटो की सीरीज़ मेरी देखी होगी, प्लेटो का जो मैंने क्लासेस डाल रखी है प्लेटो की पूरी, अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लीज़ उसे जाके विजिट ज़रूर करिएगा। तो आप देखेंगे कि प्लेटो ने क्या किया है, प्लेटो ने फोकस किया है कि एक आइडियल स्टेट पे फोकस किया है, एक फिलोसफर किंग पे फोकस किया है। मतलब उस टाइम जो सिचुएशन थी, उस टाइम जो रूल्स जो रूल किया जा रहा था, जिस तरीके से किया जा रहा था, उस पर वो फोकस नहीं कर रहे थे। उनका मानना था कि हम एक आइडियल स्टेट को, आदर्श राज्य को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर की कल्पना कर रहे थे वो। तो वो एक आइडियलिस्टिक अप्रोच थी उनकी। व्हाट इज़ पे फोकस नहीं था उनका, जो अभी है फिलहाल उस पर फोकस नहीं था, क्या होना चाहिए वो फ्यूचर की कल्पना कर रहे थे, उसे नॉर्मेटिव अप्रोच कहते हैं। ठीक है, तो वो मतलब आदर्शों पे, वैल्यूज़ पे फोकस कर रखा था उन्होंने। ठीक है, जो किस तरीके से हम उसको बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से हम उसको परफेक्ट बना सकते हैं, उस पर फोकस था। तो प्लेटो का आपने आइडियल स्टेट जो कल्पना करते हैं वो वही अप्रोच थी उनकी, मतलब ये उसका कैरेक्टरिस्टिक था ग्रीक पॉलिटिकल थॉट का एक। ठीक है, तो हमने देखा सिटीज पे फोकस करते थे, और दूसरा नॉर्मेटिव अप्रोच और जो आइडियलिस्टिक अप्रोच थी वो थी इनकी। फिर तीसरा है कि वो सिटीजनशिप पे फोकस करते हैं। उनका टाइम उन्होंने बताया, उस टाइम जो थिंकर्स थे वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था एक सिटीजनशिप का, कि जो वहाँ की जो सिटी स्टेट है उसमें जो रहने वाले लोग हैं, सिटीजन्स कौन कहलाए जाएंगे। ठीक है, नागरिक कौन होगा इसका। जैसे आपने एरिस्टोटल की क्लास मेरी देखी होगी पीछे, तो वो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने सिटीजनशिप के लिए कैसे बताया कि कौन हो सकता है। अब जैसे एरिस्टोटल का मानना था कि अब जैसे उनके अकॉर्डिंग जो सिटी के अंदर तो महिलाएं रहती हैं, वृद्ध भी रहते हैं, स्लेव्स भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, ठीक है, बूढ़े भी रहते हैं, जो भी हैं। तो उनके अकॉर्डिंग सिटीज़न कौन था? तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सिटीज़न वो होगा जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है स्टेट की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें, जो स्टेट को एडमिनिस्टर करने में उनका कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, वही सिटीज़न कहलाए जाएंगे, बाकी लोग नहीं। जैसे जो मैंने अभी बताए हैं आपको, महिला, वृद्ध और बच्चे और स्लेव्स, इन सबको उन्होंने नहीं माना है। इन सबको उन्होंने, एरिस्टोटल ने क्या, सिटीज़न नहीं माना है। तो उस टाइम क्या जो थिंकर्स थे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी दिया था एक। ठीक है, फिर है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए जो एरिस्टोटल और प्लेटो दोनों ने ही उसको क्रिटिसाइज़ किया है। ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन हाँ, उन्होंने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया है डेमोक्रेसी को। क्यों? जैसे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, जैसे सोक्रेटिस कहते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये एक
मॉब रूल होता है। मॉब रूल का मतलब जैसे जो जितने भी लोग हैं, जो आपके सिटी स्टेट में लोग हैं, जो नागरिक हैं या जो जितने भी लोग रह रहे हैं, डेमोक्रेसी का मतलब जनता का शासन हो गया ना। तो अगर आप उनके बेसिस पे जज करोगे तो उनको तो कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। जैसे कोई लीडर हुआ, उसने कहा कि भी आप मुझे चुन लो, और है ना मतलब वो उसको इमोशनली मैनिपुलेट कर सकता है, उनको अपनी बातों में ले सकता है, उनको वादे कर सकता है या उनको बहका सकता है ताकि वो लोग उन्हें वोट देते हैं। अब उनका मानना ये था, जो थिंकर्स थे, कि जो लोग हैं, जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं, वो तो इग्नोरेंट्स हैं, उनको तो नॉलेज ही नहीं है ना, उनमें कौन सा वर्च्यू है, उनमें नॉलेज नहीं है, उनमें तर्क करने की क्षमता नहीं है, सभी में नहीं है। ठीक है। तो जब तर्क नहीं कर सकते, जो सोच नहीं सकते, वो इमोशनल होकर वो मतलब रूल कैसे कर पाएंगे? इस तरीके से थोड़ी देश चल, मतलब जो सिटी स्टेट है वो चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। ठीक है। तो सोक्रेटिस ने कहा कि तो एक इमोशनल मॉब रूल हो गया, जिसे मतलब कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है। तो उन्होंने क्या ऑल्टरनेटिव दिया था? उन्होंने कहा कि इसके लिए एक मतलब रीज़न डिबेट होनी चाहिए, जैसे रैशनल डिबेट होनी चाहिए, जो तर्क के आधार पर डिबेट होनी चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा कि हाँ, जैसे मतलब मैंने कुछ कहा, वाद विवाद हो रहा है, मैंने कहा, फिर आपने उसको काउंटर किया, फिर आपकी बात का किसी और ने काउंटर किया, या फिर मैंने काउंटर किया। तो इस तरीके से लास्ट में कुछ ऐसा निकलेगा कंक्लूजन जो हम सब सहमत होंगे कि हाँ, ये परफेक्ट है। तो उनका मानना था कि इस तरीके से एक रैशनल डिबेट होनी चाहिए और इस तरीके से रूल होना चाहिए, सोक्रेटिस का मानना था। प्लेटो ने कहा कि जो मासेस हैं, जो लोग हैं, जनता है, वो इग्नोरेंट है, तो उनका रूल तो मतलब स्टेबिलिटी लेकर नहीं आएगा, क्योंकि लोगों में तर्क करने की क्षमता नहीं है, लोग रैशनल नहीं हैं। ठीक है। तो वो क्या करेंगे? उनके रूल करने पर क्या इमोशनली मतलब वो बहक सकते हैं, मतलब वो अच्छे से रूल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो एक रीज़न डिबेट, एक रैशनल डिबेट वो नहीं कर पाएंगे ना, उनमें इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, जिससे क्या होगा, जो जो सिटी स्टेट है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। सबकी अपनी अपनी राय होंगी, इतने सारे लोग होंगे, सबकी अपनी अपनी सोच होंगी और अपने अपने उनके विचार होंगे। ठीक है। तो उस तरीके से उन्होंने क्या बताया कि तो इस तरीके से रूल नहीं कर सकते, तो डेमोक्रेसी सही नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या ऑल्टरनेटिव दिया? उन्होंने कहा कि फिलोसफर किंग का रूल होना चाहिए। फिलोसफर किंग, जिसके लिए उन्होंने पूरी एजुकेशन का पूरा बताया है, आप ज़रूर क्लास जाके ज़रूर देखिएगा प्लेटो की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से फिलोसफर किंग बना जा सकता है, पूरा जो एजुकेशन का सिस्टम पूरा कैसा होगा, कैसे तरीके से वो एजुकेशन लेगा और किस तरीके से उसमें वर्च्यू डेवलप होगा, किस तरीके से विजडम आएगा और किस तरीके से वो ईश्वर के काफ़ी क्लोज हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि वो अच्छे से फिलोसफर किंग, जो आदर्श राजा है, वो अच्छे से रूल कर पाएगा लोगों को, और अपनी मतलब उसकी जो बात होगी वो लोगों को माननी होगी, क्योंकि वो परफेक्ट है, उसको सब पता है, उसको कैसे रूल करना है। तो उन्होंने कहा कि एक फिलोसफर किंग का रूल होना चाहिए। ठीक है। फिर आते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने बताया कि उन्होंने गवर्नमेंट बताई थी कि परवर्टेड गवर्नमेंट है, कुछ मतलब जो सही करप्ट गवर्नमेंट्स हैं वो, कि शासन जो करप्ट होता है, और कुछ जो सही शासन है। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ये जो डेमोक्रेसी है, ये उन्होंने बताई थी कि ये परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कि एक दूषित, एक मतलब सही करप्ट गवर्नमेंट है ये। इसमें क्या होगा कि ये क्या करती है डेमोक्रेसी, मतलब मेजॉरिटी रूल होता है डेमोक्रेसी में, कोई भी चीज़ होगी मेजॉरिटी के बेसिस पे निर्णय लिए जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, तो सिर्फ मेजॉरिटी का इंटरेस्ट ही देखा जाएगा, जो माइनॉरिटी होंगी, जो कम लोग होंगे, उनका तो इंटरेस्ट ही नहीं देखा जाएगा। तो सिर्फ जो जो जिनकी संख्या ज़्यादा है, जो मतलब अगर 50% से 1%, मतलब 51% लोगों ने भी अगर कह दिया कि हाँ ये, तो फिर तो रूल बन जाएगा। जो 49% है उनका क्या, क्या उनकी कोई राय नहीं होगी? तो उन्होंने बोला कि ये डेमोक्रेसी एक करप्ट दूषित गवर्नमेंट है। ठीक है। तो उन्होंने क्या ऑल्टरनेटिव दिया? उन्होंने कहा पॉलिटी। पॉलिटी क्या होगा? एक बैलेंस्ड अप्रोच होगी, जिसमें मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी तीनों का मतलब मिक्स होगा। इनको मिलाकर एक नई गवर्नमेंट बनाई उन्होंने, जिसे उन्होंने कहा पॉलिटी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कहा कि जो डेमोक्रेसी है उसको क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन आप ये देखिए कि जो ये ग्रीक डेमोक्रेसी है, इसको जो ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो उस टाइम जो था, उन लोगों ने सब जो डेमोक्रेसी के जितने भी मतलब कई प्रकार होते हैं डेमोक्रेसी के, तो उसको पूरे को क्रिटिसाइज़ नहीं किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि वो बस ये चाह रहे थे कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए जहाँ जहाँ पर क्या होगा कि लोग जो डिसीजंस होंगे, पॉलिटिकल डिसीजंस, वो सिर्फ मेजॉरिटी बेसिस पे नहीं होने चाहिए, जिनमें वर्च्यू होना चाहिए, जो डिसीजन ले जा रहे हैं जहाँ से, उनमें वर्च्यू होना चाहिए, उनमें विजडम होना चाहिए, उनमें रैशनैलिटी होनी चाहिए, उनको रीज़न करने की उनमें क्षमता होनी चाहिए। तो वो रूल वो चाह रहे थे, इसलिए वो डेमोक्रेसी को पसंद नहीं कर रहे थे। ठीक है। अब
उसके बाद उन्होंने उस टाइम जो ग्रीक पॉलिटिकल थॉट था, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उस टाइम रैशनल और फिलोसॉफिकल इंक्वायरी हो रही थी। रैशनल और फिलोसॉफिकल इंक्वायरी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो रीज़न के बेसिस पे, रैशनैलिटी के बेसिस पे जज किया करते थे, जो भी तर्क करते थे, डिबेट हुआ करती थी, रैशनल डिबेट की बात करते थे, और फिलोसफी की बात करते, मतलब कि जैसे उन्होंने आइडियल स्टेट का बताइए क्या है, एक फिलोसॉफिकल इंक्वायरी तो है ये, कि वो सोच रहे हैं कि एक आइडियल स्टेट होगा, उसमें वो अपने अकॉर्डिंग रैशनली सोच रहे हैं। एरिस्टोटल ने भी रैशनली सोचा है कि किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये वो रिलीजन के बेसिस पे या किसी भी चीज़ का अंधानुकरण नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो वो एक तर्क कर रहे थे, फिलोसॉफिकल इंक्वायरी कर रहे थे, अच्छे से उसका जांच पड़ताल कर रहे थे कि हाँ ये जो चीज़ है इस तरीके से ये परफेक्ट हो सकती है। हाँ हमें ज़रूर वो, आप आज के बेसिस पे उन्हें जज नहीं कर सकते, आप किसी भी थिंकर्स को उनके जो उस टाइम जो परिस्थितियाँ थी उसके बेसिस पे आपको देखना होगा। तो आपने देखा, मतलब आपने जो प्लेटो है, प्लेटो ने जैसे अपने अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि आइडियल किंग, जो फिलोसफर किंग होगा वो सबसे परफेक्ट होगा। अब ये उन्होंने रैशनली सोच के बताया ना, उन्होंने सोचा, उन्होंने इंक्वायरी की, उन्होंने जांच पड़ताल की, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग पूरा तर्क करके फिर उन्होंने डिसाइड किया कि फिलोसफर किंग बेस्ट होगा। फिर जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने ये बताया कि ये जो फिलोसफर किंग नहीं, ये तो मतलब उन्होंने भी वो कम्प्लीटली डिसअग्री नहीं कर रहे थे। हाँ वो उनका मानना था कि ये रियलिस्टिक नहीं है, एक आइडियल किंग नहीं हो सकता, एक फिलोसफर किंग नहीं हो सकता, जैसे सब कुछ पता हो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बताया कि पॉलिटी गवर्नमेंट सबसे परफेक्ट है, वो बताई उन्होंने, ठीक है। तो ये इस तरीके से वो रैशनली सोच कर डिसीजन लिया जा रहा था, ठीक है। तो उस टाइम जो ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो रैशनली सोच रहे थे। फिर उन्होंने जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स दिया, अब देखा हमने, जैसे हमने बताया कि जो प्लेट एरिस्टोटल हैं उन्होंने जो गवर्नमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई किया 6 टाइप्स में। तो कुछ तो थी जो नॉर्मल जो सही थी गवर्नमेंट्स वो बताई, और थी एक परवर्टेड फॉर्म मतलब करप्ट फॉर्म थी जो बताई, जिसमें उन्होंने डेमोक्रेसी को करप्ट बताया है, ठीक है, और पॉलिटी को परफेक्ट बताया है। मोनार्की को क्या बताया उन्होंने, एक सही आइडियल मतलब सही गवर्नमेंट बताई है। उसका परवर्टेड फॉर्म उन्होंने बताया टायरनी, कि जब जब राजा लोगों के लिए काम करे तो वो सही है, लेकिन जैसे ही राजा अपने आप के लिए काम करना शुरू कर, तानाशाह बन जाए, तो वो टायरनी हो जाएगी और वो हो जाएगी परवर्टेड फॉर्म, मतलब कि करप्ट फॉर्म हो जाएगी एक, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि एरिस्टोक्रेसी है, कुछ लोगों का शासन है जिसमें वो सही है, लेकिन उसका परवर्टेड फॉर्म क्या होगा, ओलिगार्की, जिसमें जो वही लोग क्या है करप्ट हो जाते हैं और अपने आप के लिए सोचने लग जाते हैं, अपने मतलब अपने वो लोग सब अपना फ़ायदा देखने लग जाते हैं, लोगों का नहीं देखते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, वो एक परवर्टेड फॉर्म, करप्ट फॉर्म थी, परवर्टेड फॉर्म थी। और उसी तरह उन्होंने फिर पॉलिटी दिया, वो सही थी, सबसे बेस्ट जो गवर्नमेंट होती है वो पॉलिटी बताई है। उसी का एक मतलब एक करप्ट फॉर्म था डेमोक्रेसी बताया उन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स किया। जो उस टाइम ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जो ग्रीक पॉलिटिकल थॉट है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उन्होंने गवर्नमेंट्स को क्लासीफाई किया है डिफरेंट फॉर्म्स में और बताया कि कौन सी सही है और कौन सी नहीं है, ठीक है। फिर है इंडिविजुअल और स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में बताया है कि भाई जो इंडिविजुअल है, ठीक है, व्यक्ति है, और स्टेट है। अब स्टेट जो ग्रीक पॉलिटिकल थॉट थे और थिंकर्स थे, उनका मानना था कि जो स्टेट है वो सर्वोपरि है, भले ही ये व्यक्ति के बाद आया होगा। भाई इस व्यक्तियों ने मिलकर ही तो स्टेट बनाया ना, स्टेट थोड़ी पहले से कोई बना हुआ था और लोग वहाँ जाके शिफ्ट हो गए, ऐसा नहीं है। लोग इकट्ठे हुए, परिवार, पहले अकेला व्यक्ति परिवार बना, परिवार से विलेज बना, विलेज से पूरी सोसाइटी क्रिएट करी उन्होंने, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ स्टेट बनाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या बोला कि जो स्टेट और इंडिविजुअल का रिलेशनशिप है उसमें स्टेट सर्वोपरि है, स्टेट की बात मानना मतलब इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़रूरी है, वो उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता। तो सोक्रेटिस ने कहा कि जो इंडिविजुअल है उसको ओबे करना ही होगा, जो भी कानून भले ही वो अनजस्ट हो, भले ही वो सही कानून ना हो, लेकिन स्टेट ने बनाया है तो उसको वो फॉलो करना होगा एज पर सोक्रेटिस। क्योंकि सोशल वो कॉन्ट्रैक्ट थियोरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी हुई थी, सब ने मिलकर स्टेट बनाया है कि वो उन पे शासन करे ताकि जो केओस था, जो एनार्की थी, उसे ख़त्म किया जा सके, ठीक है। जो जिस तरह लोग एक दूसरे को मारने पे लगे हुए थे स्टेट ऑफ नेचर में, तो आप ये समझ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है स्टेट ऑफ नेचर और ये, तो ये मतलब स्टेट बनने से पहले की जो सिचुएशन थी उसे स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं, प्राकृतिक अवस्था जिसमें लोग रहा करते थे, ठीक है, बिना स्टेट के, जहाँ कोई नियम कायदे कुछ नहीं होंगे, सिर्फ लोग ही थे। तो क्या होगा, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लोग एक दूसरे को मारकाट करने लगे, क्योंकि रिसोर्सेज तो बराबर ही है, रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए ताकि वो अपने परिवार का अपना घर चला सके, तो और अपने फ़ायदे के लिए लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। तो ये जो एनार्की थी, केओस था, तो ये था
तो इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर। इसे डिटेल में आप जो प्लेटो और एरिस्टोटल की जो क्लासेस मैंने डाल रखी है आप उनको जाके अच्छे से वहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो सोक्रेटिस ने कहा है कि आपको स्टेट की बात माननी होगी इंडिविजुअल को, क्योंकि उन्होंने ही स्टेट बनाया है, ठीक है। प्लेटो ने बुलाया कि जो स्टेट है वो इंडिविजुअल को पूरा परिपूर्ण बनाता है, मतलब वो उसे विजडम देता है। स्टेट ही तो क्रिएट कर रहा है ना इंडिविजुअल के कैरेक्टर को। तो और जब स्टेट इंडिविजुअल स्टेट की सारी बात मानेगा तो क्या होगा, हार्मनी रहेगी, मतलब आपस में लोग भाईचारे से रह पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे, खुशहाली रहेगी। और जस्टिस, इसी को उन्होंने क्या बोला है, न्याय बोला है कि मतलब जस्टिस इसी तरह होगा जब आपस में स्टेट के मामलों में इंडिविजुअल इंटरफेयर नहीं करेगा और स्टेट का काम जो है वो काम करेगा। तो इससे क्या होगा कि एक हार्मनी मेंटेन रहेगी। एरिस्टोटल ने भी यही कहा है कि जो इंडिविजुअल है कि वो अपने आप को परिपूर्ण कहाँ बना सकता है, वो सिर्फ स्टेट में ही बना सकता है। अगर उसको यूडेमोनिया की प्राप्ति करनी है, एक खुशहाल ज़िंदगी चाहिए उसको, एक खुशी का सबसे जो चरम सीमा होती है खुशियों की, ठीक है, वो अगर उसे यूडेमोनिया कहा है जैसे उन्होंने, वो अगर उसे चाहिए तो उसे वो स्टेट में रहकर ही उसे मिल सकती है, स्टेट के बाहर उसे नहीं मिल पाएगी वो। तो इस तरीके से उन्होंने बोला। जो थिंकर्स थे ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे वो इसे कहते हैं कि जो इंडिविजुअल और स्टेट है उसमें स्टेट सर्वोपरि है, स्टेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्टेट की बात मानना आपको ज़रूरी है, भले ही वो नियम कुछ भी हो, आपको पसंद आए चाहे ना आए, चाहे वो जस्ट हो या अनजस्ट हो, स्टेट के पास, स्टेट में रहकर ही आप यूडेमोनिया प्राप्त कर सकते हैं, आप परिपूर्ण हो सकते हैं, आप में विजडम आ सकता है, आप एक कंप्लीट इंसान बन सकते हैं, ठीक है। और स्टेट और इंडिविजुअल में स्टेट सर्वोपरि है। फिर उन्होंने बताया कि लॉ एज रीज़न बताया। उन्होंने क्या बोला कि जो भी लॉज बनेंगे भी उनका माना था कानून क्या होंगे, आज के कानून के बेसिस पे आप उन कानून को जज ना करें, बिल्कुल भी आज के बेसिस पे ना सोचें। आप अपने आप को, अगर आप ये थिंकर्स पढ़ते हैं तो अपने आप को, जिस भी थिंकर को आप पढ़ रहे हैं, अपने आप को उनकी परिस्थिति में, उस सिचुएशन में, उस सोसाइटी में अपने आप को इमेजिन करिए और उसके बेसिस पे आप देखिए कि उसने जो भी बोला है वो कैसे बोला है। अब उन्होंने बोला है कि जो थिंकर्स थे, ग्रीक थिंकर्स थे, उनका मानना था कि जो लॉ होगा वो रीज़न होगा, मतलब रीज़न के बेसिस पे अगर कोई लॉ बन रहा है तो वो सही है, ठीक है। रैशनल होना चाहिए लॉ क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब कि इम्पर्सनल रूल्स, इम्पर्सनैलिटी ऑफ लॉ। उनका मानना था कि जो लॉ होगा वो किसी भी पर्सनल इमोशंस के बेसिस पे नहीं होगा, ठीक है, वो इम्पर्सनल होगा, मतलब कि किसी भी, जैसे मान लो कि किसी राजा ने रूल्स बनाए, कोई भी कानून बनाए, तो वो अपने इमोशन से, अपने फ़ायदे के लिए, अपने अकॉर्डिंग उसने रूल्स, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, स्टेट उसके बेसिस पे रूल्स नहीं बनेंगे, वो रीज़न के थ्रू बनेंगे, मतलब तर्क के आधार पर रूल्स बनेंगे, ठीक है। जैसे फिलोसफर किंग है, वो पूरा वर्च्यू उसमें आ जाएगा, विजडम आ जाएगा, जब वो पूरी एजुकेशन अपनी ले लेगा तो उसमें विजडम आ जाएगा, उसमें रीज़न करने की क्षमता आ जाएगी, और फिर उस बेसिस पे वो क्या करेगा, रूल बना पाएगा। तो उसमें रीज़न के बेसिस पे उसने रूल्स बनाए ना, तो वो बना सकता है। लेकिन जो लोग हैं वो इग्नोरेंट से वो रूल नहीं बना सकते। तो उसके लिए आप में क्या होना चाहिए, लॉज बनाने के लिए आप में रीज़न करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे आप लॉज बना पाएंगे। तो जो उन्होंने बताया था कि रीज़न, जो मतलब जो ट्रुथ है, जो इटर्नल ट्रुथ है, जो सत्य है, वो जानने के लिए आपको एजुकेशन चाहिएगा, वो आप विजडम उसमें होना चाहिए, उसके बेसिस पे आप कानून बनाएंगे और वो पालन करना लोगों का धर्म है, वो लोगों को पालन करना ही होगा उनका, ठीक है। तो ऐसे ही कोई कानून नहीं बन सकता, रीज़न के बेसिस पे कानून बनेगा, ठीक है। और जो भी एरिस्टोटल ने बताया कि जो भी कानून होंगे वो कौन बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगी, ये लोग मिलके नहीं बनाएंगे, कोई लोग नहीं बनाएंगे, ये बनाएगा, कौन बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी। ताकि इससे क्या होगा कि टायरनी को प्रिवेंट कर सकते, स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। तर्क के आधार पर बनेगा भाई, पूरा तर्क करके बनेगा, रैशनली सोचकर बनेगा, तो उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, सब उस बात से अग्री करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, अब जो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें उन्होंने बोला है कि इथिक्स और पॉलिटिक्स क्या है, लिंक्ड है। अब जैसे आज हमने हमारी जो जैसे हम देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स है उसमें इथिक्स को नहीं जगह, उस इथिक्स के बेसिस पे आप नहीं कर सकते पॉलिटिक्स, ठीक है। ये सब मैकियावली के पास, जो मॉडर्न थिंकर मैकियावली हैं, उन्होंने ही शुरुआत कर दी थी इस सब चीज़ों की। लेकिन उससे पहले जो थिंकर्स थे वो ये मानते थे कि पॉलिटिक्स में इथिक्स होना चाहिए, ये दोनों क्या है, इंटरलिंक्ड है, उन्होंने उनका मानना था।
कि जो सिटीजन्स हैं उनको गुड लाइफ चाहिए, उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए जो यूडेमोनिया है उसको प्राप्त करने के लिए इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट जो फिलोसफर किंग है या जो भी है उसका काम यही तो है, स्टेट का काम, कि जो उनको क्या कर सके, वो एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, उनको यूडेमोनिया प्राप्ति में मदद कर सके। तो ये पॉलिटिक्स में क्या होगा, उन्होंने क्या बोला कि इथिक्स होगा तभी वो मेंट कर पाएंगे। इथिक्स से बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति का सुख देखते हैं कि भाई सुख प्राप्ति के लिए इथिकली अगर कोई काम करेंगे तभी तो किसी का भला होगा, वरना कैसे होगा। और पॉलिटिक्स का काम क्या होता है, वो भी तो लोगों का भलाई का चाहती है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, ये दोनों एक साथ ही हैं। इथिकली मीन्स से अगर जो इथिक्स के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में अगर जब इथिकली हम काम करेंगे तभी हम लोगों का, सोसाइटी का भला कर सकेंगे। ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं, अलग अलग नहीं है, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि जो वही बात, फिलोसफर किंग है उसमें वर्चुअस होगा, वो वाइज होगा, तो वो अपने आप ही लोगों का भला सोचेगा। और इस वजह से वो क्या होगा, वो जो मतलब इथिकली सोचेगा ना, वो उसमें इथिक्स होंगे तभी वो, तो वो पॉलिटिक्स में उन्होंने इस तरीके से बताया कि फिलोसफर किंग जो होगा उसमें विजडम होगा, इथिक्स होंगे, उसमें रैशनैलिटी होगी। उस बेसिस पर जब वो जनता का शासन, मतलब जनता के लिए नियम बनाएगा, जो रूल करेगा, तो वो अच्छे से कर पाएगा, उनको यूडेमोनिया प्राप्ति में मदद कर पाएगा, उनको एक अच्छा इंसान, उनकी एक अच्छी ज़िंदगी प्राप्ति के लिए उनको मदद कर पाएगा। तो ये जो पॉलिटिक्स होगी वो इथिकली होगी, इथिक्स और उसमें पॉलिटिक्स क्या होंगे, एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, ठीक है। फिर आना है कि उन्होंने बताया एजुकेशन और वर्च्यू। अब जो थिंकर्स थे, ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स थे, वो एजुकेशन और वर्च्यू के बारे में बातें करते हैं। उनका मानना है कि एक मतलब जैसे मैंने बताया आपको, प्लेटो ने पूरा एजुकेशन का बताया, फिलोसफर किंग को एजुकेशन कैसे मिलेगी, और एजुकेशन के बेसिस पे ही उन्होंने डिवाइड किया है कि हर स्टेज पे एग्ज़ाम होगी। उस बेसिस पे जैसे अगर आप पहले स्टेज पे अगर आप फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम में, तो फिर आप प्रोड्यूसर्स बन जाएंगे, और दूसरे स्टेज में फिर आगे जाके वापस एग्ज़ाम होती है, फिर आप सोल्जर्स बनेंगे। अगर आप पास नहीं होते तो आप सोल्जर्स बन जाएंगे। पास हो जाते हैं तो फिर आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, आप सोसाइटी में जाएंगे, आप देखेंगे लोगों को सोसाइटी कैसे वर्क करती है, लोगों की क्या, किस तरीके से लोगों से मतलब आप जिम्मेदारी उठा पाएंगे, किस तरीके से कर पाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया कि फिलोसफर किंग, लास्ट में आप फिलोसफर किंग बन जाएंगे, ठीक है। तो वो पूरा एजुकेशन उन्होंने लिया है, और एजुकेशन जब लेंगे तो उसमें क्या होगा, वर्च्यू आएगा, जो फिलोसफर किंग होगा उनमें वर्च्यू आएगा और वो अच्छे से रूल कर पाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि एजुकेशन और वर्च्यू की बात करते हैं ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स, ठीक है, कि एजुकेशन ज़रूरी है। अब आपने देखा होगा कि लाइसियम जो एरिस्टोटल की स्कूल थी उसमें वो भी यही एजुकेशन की बातें करते हैं, वो उन्होंने भी एजुकेशन दिया है। एकेडमी करके जो स्कूल थी, जो प्लेटो की थी, उसमें भी वो एजुकेशन, कंप्लीट एजुकेशन की बातें करते हैं, जो जिससे क्या होगा, लोगों में वर्च्यू डेवलप करने की कोशिश करते हैं अपने अपने स्कूल के थ्रू, ठीक है। तो उस टाइम एजुकेशन का और वर्च्यू का काफ़ी अहम रोल था, ये मानते हैं। तो आज हमने इस क्लास में देखा कि जो ग्रीक पॉलिटिकल थॉट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किस तरीके से जो उस टाइम जो थिंकर्स थे, जो ग्रीक थिंकर्स थे, वो किस तरीके से सोचा करते थे, और उस टाइम किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है। ये हमने 1 बाय 1 सारे देख लिए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको रोमन पॉलिटिकल थॉट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बताऊँगी, ठीक है। थैंक यू।